नमस्कार वीर जवान साथियों, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th की ज्योग्राफी को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और क्लास 11 का हमारा जो भूगोल है उसके अंदर हम भारत के पर्यावरण की बात कर रहे थे। भारतीय पर्यावरण नाम से जो हमारी पुस्तक चल रही है उसका चैप्टर 4 हम पढ़ रहे हैं और ये काफ़ी लंबा होता जा रहा है क्योंकि जो हमारे सारे चैप्टर है 7-8 उनमें ये सबसे लंबा चैप्टर है, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है और मैं ये भी कहूँगा कि सबसे कठिन भी है। लेकिन इसको हम बहुत आसानी से पार्ट टू पार्ट शानदार तरीके से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आज हमारा जो चैप्टर 4 है उसका लेक्चर नंबर 6 है और इस लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम क्या बात करने वाले हैं आपके सामने हैं। हम भारतीय मानसून के परिचय के बारे में बात करेंगे। तो आप कहेंगे सर पिछले लेक्चर में क्या कर रहे थे आप? पिछले लेक्चर में हमने जलवायु पे चर्चा की, उससे पहले मौसम, ऋतु आदि पर हमने चर्चा की। यानी आज का जो लेक्चर है वो भारतीय मानसून पर टिका हुआ है और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आने वाली है और उस महत्वपूर्ण चीज का नाम है अल नीनो। क्या नाम है उसका? अल नीनो। एक इसकी बहन होती है जिसको हम ला नीनो कहते हैं, उसको भी हम देखेंगे और मानसून पर चर्चा करेंगे। मैंने कहा मानसून सिर्फ हवा है और कुछ भी नहीं, लेकिन आज हम जानेंगे कि इस हवा में ये अल नीनो जो है वो कैसे बदलाव ला देता है और इसकी पूरी स्थिति गरीबी ला देता है मानसून के अंदर, यानी बहुत ज़्यादा कमी ला देता है। जो ला नीलो और अल नीलो जो होते हैं वो इस पे प्रभाव डाल देते हैं। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं, जो दो चीज़ें आपके सामने हैं और हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, भारतीय मानसून की प्रकृति की अगर बात करें तो ये सुपरिचित जलवायु घटक है। क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि भारतीय मानसून की अगर हम बात करें तो मानसून एक सुपरिचित जलवायु घटक है। यानी मानसून जो है वो जलवायु का एक घटक है। और कौन जलवायु के घटक थे? तो सबसे पहले जलवायु का जो घटक था वो था मौसम। ये पल भर में चेंज होने वाली अवस्था थी। उसके बाद थी ऋतु जो 2 या 3 महीने में चेंज होती है। मौसम, फिर ऋतु और उसके बाद जो जलवायु है उसको हम देख रहे थे और जलवायु का जो साथ निभा रहा था वो था मानसून। तो जलवायु को हम समझ चुके हैं, अब हम मानसून की बात करने वाले हैं। मानसून को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि वास्तव में मानसून है क्या और ये कैसे आता है। पहले के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक गड़बड़ की। मानसून को वो क्षेत्र के हिसाब से समझते थे, पैलेस के हिसाब से, स्थल के हिसाब से समझते थे, लेकिन ये क्षेत्र के आधार पर नहीं समझा जा सकता। इसको सही ढंग से अगर मानसून को समझना होता है तो भूमंडल यानी पृथ्वी की जो क्रियाएं हैं, अक्षांश देशांतर में पृथ्वी कैसे घूमती है, कौन सी हवाएं किधर से आती है, कौन सी हवाएं पछुआ होती है, कौन सी व्यापारिक पवनें होती है, कौन सी सागरीय पवनें होती है, आदि चीजों को समझ कर ही अधिक महत्व इसलिए हो जाता है भूमंडलीय का, क्योंकि भूमंडल की सारी घटनाओं को समझ के ही हम इस मानसून को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। पहले क्षेत्रीय स्तर में लोग क्या करते थे, कम महत्व होता था क्षेत्रीय स्तर में, किसी एक क्षेत्र का अध्ययन कर लिया और वो मानते थे कि पूरे वर्ल्ड में ही वैसा ही जो मौसम है, वैसी जो ऋतु है, वैसा ही मानसून देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल गलत था। अब सही तरीका अपना रहे हैं आज के जो भूगोलवेता, आप जैसे जो बनेंगे भूगोलवेता और जो बने हुए भूगोलवेता है वो सही तरीके से भूमंडलीय स्थिति जो है उसको अधिक महत्व दे रहे हैं ताकि हम मानसून की सही स्थिति पर पहुंच पाए। मानसून कैसे आता है, मानसून की प्रक्रिया क्या है, ये सारी चीजें समझने के लिए भूमंडल को महत्व देना है। इसलिए इसने लिखा है प्रेक्षण यानी खोज। प्रेक्षण का मतलब क्या होता है? खोज होता है भाई। इसे अन्वेक्षण भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अन्वेक्षण, ठीक है। ढूंढना, खोजना, अन्वेक्षण करना, प्रेक्षण करना। बावजूद अन्वेक्षण हो यानी खोज के बावजूद मानसून का सही ज्ञान करने के लिए यह विधि अपनाई गई है। कौन सी विधि? ये वाली। ये कम थी, इसका महत्व कम था, इसलिए अब इसको नेग्लेक्ट करने लगे, उसको ज्यादा महत्व देने लग गए। लेकिन विधियां दो अपनाई जाती है, आपको हमेशा याद रखना है, एक तो क्षेत्रीय स्तर पे और एक भूमंडलीय स्तर पे। सबसे पहले शुरुआत किसकी हुई? क्षेत्रीय स्तरीय वाली की और फिर भूमंडलीय स्तर की। हम किसकी बात कर रहे हैं आज? हम आज बात कर रहे हैं मानसून की। किसकी बात कर रहे हैं? कि मानसून जो है
वो किस प्रकार से बनता है। अल नीनो और ला नीनो दो प्रतिक्रियाएं पढ़ेंगे। जैसे हमने वायु दाब पढ़ा था, जेट स्ट्रीम पढ़ी थी, ठीक उसी प्रकार से आज एक नई आफत आ गई। जैसे हमारे सामने एक आईसीटी जो आफत आई थी, आईसीटी जेड जो थी, उसके हिसाब से आज और आफत हमारे सामने आ चुकी है और उसका नाम है ला नीलो और अल नीलो। लेकिन हम उसको चुटकियों में समझ लेंगे जैसे हमने बाकी को समझा है। तो देखिएगा, दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में वर्षा को इस तरह देखा जाता है। किस तरह देखा जाता है, देखिएगा, मानसून का आरंभ स्थल की ओर बढ़ना, यानी कि बरसात जो होती है, वर्षा जो होती है, किसकी बात कर रहे हैं हम, वर्षा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई, वर्षा की बात कर रहे हैं। वर्षा जो होती है उसकी आवृत्ति किस प्रकार से है, यानी वो किस तरफ से आ रही है, हम ये जानते हैं। अगर नहीं जानते तो याद रखें, पूरे भारत में जो औसत वर्षा होती है, पूरे भारत में औसत वर्षा की बात हम कर रहे हैं। औसत वर्षा कितनी होती है, 125 सेंटीमीटर। कितनी होती है भाई, 125 सेंटीमीटर, जिसमें से 75 सेंटीमीटर जो बारिश है वो मानसून से होती है। किससे होती है भाई, मानसून से। तो ये एक प्रकार से क्या हुई, वर्षा की आवृत्ति है। क्या ये, वर्षा की आवृत्ति। तो इस प्रकार से भारत में वर्षा होती है। वर्षा का वितरण, जैसे हम भारत की स्थिति को यूं देखते हैं तो नीचे पश्चिमी घाट क्षेत्र भी है, पूर्वी घाट क्षेत्र भी है। तो ये पश्चिम घाट जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, पश्चिम घाट, यहाँ हमेशा ज्यादा बारिश होती है। इसके अलावा जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थान, वहां बहुत कम बारिश होती है। तो ये मानसून का फर्क पड़ता है। तो ये वर्षा का वितरण देखा गया। मानसून विच्छेद का क्या मतलब है, भारत के अंदर जो मानसून है हमने ये देखा केरल से प्रवेश करता है। कहां से प्रवेश करता है, केरल से प्रवेश करता है। प्रवेश करता है कौन, मानसून। कब करता है, 1 जून को, और लगभग 10-12 जून के आसपास ये कोलकाता बम्बई के वहां तक पहुंच जाता है। और 4 महीने के, लगभग 4 माह तक भारत के अंदर मानसूनी वर्षा होती है, जून से लेकर सितंबर तक। जून से लेकर सितंबर तक, ठीक है। तो ये बारिश होती है जून से लेकर सितंबर तक। सितंबर लास्ट वीक में मानसून लौटना शुरू कर देता है। तो मानसून जो लौटना शुरू करता है उसको बोलते हैं मानसून प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन, तो ये चीज भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन मानसून विच्छेद क्या है, अक्टूबर के आसपास ये लौट जाता है। मानसून विच्छेद क्या है, जैसे जून से बरसात शुरू हुई, बारिश शुरू हुई मानसून की हवाओं से, और चलते 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 उस देखा कि जून के बाद जुलाई में थोड़ी सी कम होगी, जुलाई में क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी, अगस्त में फिर और ज्यादा होने लग गई। तो ये बीच में जो घेप आया है, मानसून का ही समय है 4 माह का, जून जुलाई अगस्त और सितंबर मानसून का समय होता है। 1 जून से मानसून आता है और सितंबर तक रहता है और फिर धीरे धीरे वापस जाना शुरू कर देता है। अब जो मानसून है, 4 महीने का जो टाइम पीरियड है, 4 महीने का जो समय है मानसून का, उस 4 महीने के अंदर जो बीच में कभी 5-4 दिन का गैप आ जाता है, उस दौरान पूरे भारत में कहीं भी बारिश नहीं होती है, उसको मानसून विच्छेद बोलते हैं। और पश्चिम घाट में जैसे ज्यादा बारिश होती है, पश्चिम राजस्थान में कम होती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि मानसून का जो वितरण है वो इस प्रकार से है। इसके अलावा वर्षा की आवृत्ति किस प्रकार से, भारत में वर्षा की आवृत्ति अलग अलग प्रकार से होती है। 125 सेंटीमीटर तो मैंने औसत बताया पूरा भारत का, लेकिन जैसे 2% बारिश कहां से होगी, मावट की वर्षा से होगी। भूमध्य सागरीय चक्रवात जो है, विक्षोभ जो हवाएं आती है दिसंबर और फरवरी के बीच में, उनसे जो ठंड के समय में जो अभी हाल ही में हुई है, वो जो बारिश होती है दिसंबर से लेके फरवरी के बीच में, वो 2% हिस्सा रखती है भारत की पूरी बारिश का। तो भारत में जो वर्षा है वो लगभग 125 औसत है, लेकिन 75% मानसून से वर्षा होती है। इसीलिए हम मानसून को बहुत ज्यादा महत्व देते हुए मानसून की बेसिक चर्चा के साथ साथ इसको बहुत डिटेल से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जलवायु मानसून से प्रभावित होती है और मानसून जलवायु से प्रभावित होता है। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये हमने जलवायु में बहुत अच्छे से देखा है। तो आपको यह पता चल जाना चाहिए कि आज हम सारी चर्चा मानसून पर करने वाले हैं, और मानसून पर चर्चा वाली ये हमारी पहली क्लास है। उससे पहले हम जलवायु की चर्चा कर रहे थे, उससे पहले मौसम और ऋतु की चर्चा कर रहे थे। अब ये जो चैप्टर है आप समझ गए होंगे कि आपको बताना क्या चाहता है। ये चैप्टर आपको ये बताना चाहता है कि हमारे यहाँ बरसात कैसे होती है,
हमारी ये बारिश वर्षा कैसे होती है, ये वर्षा कहाँ से आती है, किस प्रकार से आती है। जैसे हमने देखा कोरियोलिस बल के कारण, कोरियोलिस बल को हमने जब पढ़ा तो हमने देखा कि उत्तरी गोलार्ध की जो हवाएं थी, व्यापारिक पवनें, वो दक्षिणी गोलार्ध में जा रही थी, और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं जो थी व्यापारिक पवनें, वो उत्तरी गोलार्ध की तरफ जा रही थी। ये सारी व्यापारिक पवनें थी। अब जैसे ही उत्तरी गोलार्ध की हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध की हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं उत्तरी गोलार्ध में आ रही है, तो उनकी दिशा में परिवर्तन हो रहा था। उत्तरी गोलार्ध में हमने देखा वो दाएं तरफ मुड़ रही थी, और दक्षिणी गोलार्ध में हमने देखा बाएं तरफ मुड़ रही थी। ऐसा कोरियोलिस बल के कारण हो रहा था, क्योंकि हवाएं ऊपर चलती है, पृथ्वी नीचे से घूम जाती है। इस प्रकार की घटनाएं हमने पढ़ी। हवाओं का जो आदान प्रदान इस प्रकार से हो रहा था, तो इससे वर्षा भी प्रभावित होती है। कई जगह ज्यादा बारिश हो जाती है, कई जगह कम बारिश हो जाती है। और हम ये देखते हैं कि ठंडी हवाएं किसी क्षेत्र से, बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखना। आगे जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इसी के अंदर, उसमें ये चीज बहुत काम आएगी कि ठंडी हवाएं जहां से आती है, किसी प्रकार से भी आ जाती है वो गर्म क्षेत्र के अंदर, तो ठंडी हवाएं उस गर्म क्षेत्र को क्या कर देती है, ठंडा कर देती है, और वह मानसून की स्थितियां बन जाती है और मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन किसी क्षेत्र की गर्म हवाएं अगर ठंडे क्षेत्र में आती है तो वह उसी क्षेत्र को गर्म कर देती है और वो सूखे का शिकार हो जाता है। और ये प्रक्रिया अल नीनो बनने वाली है, और इसको हम बहुत आसानी से समझने वाले हैं। तो ये चीज हमने क्या देखी, मानसून का आरंभ जो है, शुरुआत जो है, मानसून कैसे अपना आरंभ करता है, ये चीज हमने देखी। अल नीनो बहुत शानदार चीज है। ये अल नीनो जो होता है, इसको बालक ईसा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बालक ईसा। ये इसका नाम है, क्यों है, ये चर्चा हम करेंगे। अल नीनो जो है इसको बालक ईसा कहते हैं, और ये चीज बहुत आसानी से समझ में नहीं आती है। ये मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इसको लेके शिकायत रहती है। जैसे हमने कल एक टॉपिक पढ़ा, वायुदाब वाला हमने पढ़ा, उसके अलावा अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र को हमने पढ़ा। तो इस चैप्टर में कुछ क्रिटिकल जिसे हम कह सकते हैं, थोड़ी कठिन जिसे कह सकते हैं, वो शब्दावली हमें देखने को मिल रही है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, हम बहुत अच्छे से इसको भी समझेंगे और पहले भी उनको समझा था। अल नीनो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कठिन बताने का तात्पर्य मेरा यह है कि आप ध्यान से इसको देखें कि अल नीनो क्या है, क्योंकि ज्योग्राफी पूरा ही कॉन्सेप्ट पर टिका हुआ है। अगर थोड़ा सा ध्यान भटका या एक लेक्चर बीच में आपने छोड़ा तो फिर ये समझ में नहीं आता अगला लेक्चर। फिर वो हम कमेंट बॉक्स में लगे रहते हैं, ये समझ में नहीं आया, ये छूट गया हमारा। तो लेक्चर बाय लेक्चर आप देखते रहे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अल नीनो की बात हम कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अल नीनो। ठीक है, ये जो शब्द है ये स्पेनिश शब्द है। कैसा शब्द है? स्पेनिश। कैसा शब्द है भाई? ये स्पेनिश, यानी स्पेन का एक शब्द है अल नीनो। इसे बालक ईसा कहते हैं। क्यों कहते हैं ये हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं, इसकी एक बहन है जिसको इसकी बहन कहा जाता है, उसका नाम है ला नीनो। इसको ला नीना लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? ला नीना। इसका नाम ही ऐसा है, बोलने में देखो कितनी परेशानी हो रही है। इसका तो नाम है अल नीनो और इसका नाम है ला नीना। क्या नाम है? ला नीना। तो अल नीनो और ला नीना दो चीजें ऐसी है जो भारतीय मानसून को चुटकियों में बदल देती है। भारत के ही नहीं, पूरे विश्व के मानसून को बदल देती है। आप अगर न्यूज देखते हैं, आप अगर अखबार पढ़ते हैं, तो ये शब्द आपके सामने जरूर आए होंगे। और आज अगर नहीं समझा तो आने वाले सारे सालों में बीए जब आप करोगे ज्योग्राफी से तो रोज परेशानी आएगी। इसलिए आज इसको बहुत अच्छे से समझना है। ला नीना और अल नीनो जो है, इसकी बात अगर हम करें तो सबसे पहले प्रशांत महासागर की बात करनी पड़ेगी। किसकी बात करनी पड़ेगी? प्रशांत महासागर की बात करनी पड़ेगी। प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर से थोड़ा सा आगे एक तट पड़ता है, पेरू तट। पेरू तट। प्रशांत महासागर और पेरू तट पर क्या होता है? सूर्य का दाब और आदि चीजों से वहां का जो पानी है, वायुदाब से वहां का जो पानी है, ये पक्ष प्रशांत महासागर है, मैंने थोड़ी देर के लिए माना इसको। यहाँ का पानी जो है वो गर्म होता है, और गर्म होने से जो है धीरे धीरे ऊपर की स्थिति जो है वो धीरे धीरे चलना शुरू करती है, ठंडा होकर आगे निकल जाता है। तो गर्म पानी है, उसकी ऊपरी परत ठंडी होती है, वो आगे निकल जाती है, और वो ठंडी हवाओं के रूप में
भारत में आती है और बारिश कर देती है। क्या कर देती है? बारिश। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। प्रशांत महासागर में या पेरू तट पे जो पानी है समुद्र के अंदर, वहां जो पानी है वो हवाओं के कारण ठंडा होता रहता है। हवाओं के कारण, ठंडी हवाओं के कारण और ठंडा हो जाता है, और वो ठंडी हवाएं उस पानी को साथ लेकर, उस जलराशि को साथ लेकर ठंडा करते हुए हवाएं आगे की तरफ आ जाती है और भारत में बहुत अच्छी बारिश कर देती है। ये जो स्थिति होगी ला नीना होगी। कौन सी होगी? ला नीना। क्योंकि जब तक ये ला नीना आ रहा है भारत के अंदर, भारत में अच्छी वर्षा होगी, अच्छी वर्षा, क्योंकि ये शीत हवा है, ठंडी हवा है। कैसी हवा है? ठंडी हवा है एक प्रकार से। ला नीना की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है, वो हमारे लिए आना चाहिए। वो तो हर साल ही आता है, ये 5-6 साल में एक बार आता है, और उस समय पूरे भारत में सूखा पड़ जाता है। पूरे भारत में क्या पड़ जाता है? सूखा पड़ जाता है। दोनों चीजों को ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ रहे कि ला नीना जो प्रशांत पेरू तट है, वहां से जो ठंडी हवाएं आती है वो भारत की तरफ आती है और यहाँ के गर्म क्षेत्र को ठंडा करती है और मानसून क्रिएट कर देती है। ठंडी हवाएं हैं, अच्छी वर्षा करती है। ला नीना है ये अल नीना का। अल नीना जो है उसका क्या कहलाती है? अल नीना जो है उसकी सिस्टर कहलाती है, और अल नीना जो है उसको तो हम अल नीनो कहते हैं। मैं अल नीना कह रहा हूं, इसको बालक ईसा के नाम से जाना जाता है। अच्छी वर्षा और ठंडी हवाएं ला नीनो लाती है। लेकिन अल नीनो क्या है? अचानक से हवाएं रुक गई, अचानक से स्थितियां बदल गई, जज्बात बदल दिए, सब कुछ बदल दिए। ऐसी स्थितियों के अंदर हवाएं जो वो कम चलना शुरू कर देती है, ताप जो होता है सूर्य का उसमें अंतर आ जाता है, तो जो पानी गर्म हो रहा था वो ठंडा होने की स्थिति को भूल जाता है, वो ठंडा नहीं हो पाता है और उस स्थान पर बहुत ज्यादा हीट क्रिएट हो जाती है। वो पानी उबाल पर आ जाता है, प्रशांत और पेरू तट वाला। जब वो पानी बहुत ज्यादा उबाल पर आ जाता है, जब वो पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो प्रशांत महासागर का जो तापमान है वो भारत से भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो बताओ, प्रशांत महासागर से जो हवाएं आएगी वो गर्म आएगी, गर्म आएगी तो भारत में बारिश होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए अल नीनो प्रभाव शुरू हो गया। कौन सा प्रभाव? अल नीनो कभी भी नहीं आना चाहिए साथियों। ये सूखा लाता है, ये वर्षा लाता है। ला नीना प्रभाव जो है वो तो ठंडी हवाओं के कारण भारत में अच्छी बारिश करता है। ला नीना वो है जब भारत में गर्मी के बजाय प्रशांत महासागर में ठंडक रहती है। अगर भारत के बजाय प्रशांत महासागर में गर्मी हो गई, भारत से ज्यादा प्रशांत महासागर गर्म हो गया, तो अल नीनो आ जाएगा और ये स्थिति 5-4 साल में एक बार आती है। ये नहीं आनी चाहिए, बहुत खतरनाक स्थिति है। ये स्पेनिश शब्द है, इसे बालक ईसा कहते हैं। इसके पीछे की कहानी हम आपको बताते हैं कि इसे बालक ईसा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दिसंबर के महीने में आता है। अब आप कहेंगे हमारे यहाँ तो मानसून जून में आता है, तो फिर इस दिसंबर वाले से हमें क्या करना? सर बालक इसे ईसा भी कह रहे हैं, आप दिसंबर में भी बता रहे हो, और यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि 25 दिसंबर के आसपास ये होता है। लेकिन ये स्थितियां जो है वो कई महीनों तक चला करती है, कई मतलब जो है 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 महीने तक चला करती है। अल नीनो का प्रभाव अचानक से खत्म नहीं होता। और भारत में जब जून का महीना आता है उस समय जो हवाएं हैं वहां की वो खुद ही गर्म आती है। हमारे यहाँ भारत में पहले से ही गर्मी है, एक तो प्रशांत महासागर गर्म है, एक हम खुद गर्म है भारत वाले। तो भारत का क्षेत्र, तो भारत का स्थल, तो भारत की इसला करती, तो वैसे ही भूमध्य रेखा के कारण 876 डिग्री दूर बैठे हम, वैसे ही सूर्य जो है वो पूरी तरह से हमारे ऊपर मेहरबान हो रखा है, चिलचिलाती धूप है, और ऐसी स्थिति के अंदर वहां से और गर्मी आ रही है तो भारत में भयंकर सूखे की स्थिति हो जाती है। और इसका जिम्मेदार ये है, सिर्फ ये, जिसका नाम है अल नीनो। क्या नाम है इसका? ये स्पेनिश शब्द है, इसे बालक ईसा भी कहते हैं। ये शुरुआत कर देता है दिसंबर में। ये तो अच्छा हुआ दोस्तों, ये 5 से 7 साल या 8 साल में एक ही बार आता है। अगर ये बार बार आता तो भारत की स्थिति बहुत खराब कर देता, क्योंकि हम तो ला नीनो की परवाह करते हैं। ला नीनो बारिश को लाता है। भारत में 43% जो क्षेत्र है उसको इफेक्ट डालता है कौन? अल नीनो। क्योंकि भारत में 43% जो बारिश होती है वो किससे होती है?
मानसून से होती है। मैंने आपको बताया 125 सेंटीमीटर जो भारत की औसत बारिश मानी गई है, उसमें से 75% यानी 75% जो बारिश है वो मानसून पर निर्भर है। ये तो 1-2% की बात हम करें तो दिसंबर फरवरी में माउंट यानी भूमध्य रेखा वाली जो ठंड में बरसात आती है वही कर देती है, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट हमें अल नीनो के कारण पड़ता है, इसलिए वो उसकी छोटी बहन है। तो फिर बताओ भाई अच्छा या बहन? बहन आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए, तभी मुझे पता चलेगा कि वास्तव में आपने पढ़ा इस टॉपिक को और समझा है। बताओ भाई अच्छा होना चाहिए या बहन अच्छी होनी चाहिए? बहन अच्छी होनी चाहिए भाई, क्योंकि ला नीना आएगा तो बारिश अच्छी होगी, अल नीना आएगा तो बारिश नहीं होगी। ऐसी स्थितियां जो है वो क्रिएट हो जाएगी। देखो मुझे बताते हुए भी इतना दुख हो रहा है कि ये तो नहीं आना चाहिए। प्रशांत महासागर में पेरू तट की बात करें, स्पेनिश शब्द है सूखा है, 43% बारिश को ये इफेक्ट डाल देता है, इस क्षेत्र में सूखे का सामना करना पड़ता है। अब एक मजे की बात बताता हूं, बहन की हमने इतनी तारीफ की, हमने ला नीना की इतनी हमने तारीफ की, तो बालक ईसा कहेगा तुम मेरी इतनी बुराई कर रहे हो, उसमें भी तो एक कमी है। तो हमने गहन चिंतन किया, खूब देर सोचा और लास्ट में कमी ये निकली, अगर ला नीना ज्यादा ही हमसे प्रभावित होगी और जो है भाई को राखी बांधने के लिए आ गई, भारत में आ गई वो, तो बाढ़ की स्थितियां बन जाएगी। भारत में ला नीना की ज्यादा स्थितियां हो जाती है। ला नीना की स्थिति क्या भारत में होगी? नहीं, प्रशांत महासागर में पेरू तट पे होगी, दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र पेरू तट, पश्चिम प्रशांत जो है वो मैं बता ही रहा हूं, खुद अपने आप में महासागर है। तो वहां से जो स्थितियां होगी वो इस प्रकार से ला नीना अच्छी वर्षा और ठंडी वर्षा वाला स्थान है, लेकिन ये ज्यादा आने पर बाढ़ के आसार हो जाते हैं। अब मैं आपको पहले ही बता दूं, मुझे बताते हो बहुत खुशी हो रही है कि 6 वाला चैप्टर हम जब पढ़ेंगे उस समय सूखा और बाढ़ पढ़ेंगे और वहां मैं बोलूंगा अल नीनो क्या है। तो इसको हमने बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया और हमने ये देखा कि ला नीना और अल नीनो जो है उसमें ला नीना जो है वो आना तो चाहिए, लेकिन ज्यादा आना वो भी खतरनाक होता है। इसके अलावा हमने ये देखा कि अल नीनो जो है वो तो कभी भी नहीं आना चाहिए, वो बहुत खतरनाक होता है। जैसे हमने देखा कि एक स्थिति में हमने वायुदाब को देखा, वायुदाब जो है जिसको समझ में आ रखा है उसको आसानी से ये समझ में आ जाता है, उसको कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि बहुत सिंपल चीज है। इसको अलग तरीके से मैंने देखा है, जो है इसको जो है डिलीवर कैसे किया जाता है उस तरीके से ये समझ में आता है। तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से एग्जाम में लिख के आना है, ताकि एग्जामिनर भी समझ आए, इस बार जो चेक करने वाला होता है शिक्षक वो भी समझ आए कि वास्तव में अल नीनो क्या है, क्योंकि ये चीज बहुतों को समझ में नहीं आई हुई होती है। ला नीना अच्छी वर्षा करता है, ये ठंडी जल राशि है, जबकि ये गर्म जल राशि है, गर्म जल राशि है। ये बहुत भयंकर 2019 में भी आया था वैसे तो, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक 1990 में आया था। 1990 और 91 का जो समय था उस समय भारत में अल नीनो की स्थितियां हो गई। अब आपसे कोई नींद में भी कहे कि भारत में अल नीनो आने वाला है तो घबराओगे या खुश होगे? या फिर कोई कहे कि भारत में ला नीना जो है बहुत भयंकर स्थिति लाने वाला है तो भी घबराना है और तो भी घबराना है, लेकिन वो मध्यम स्थिति में रहे तो हमारे लिए बहुत फायदे की चीज है। अब हम क्या देख रहे हैं कि इसके ऊपर प्रभाव कौन डालता है। तो ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है यहां पे, ये हमने पढ़ा था, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये हम पहले देख चुके हैं थोड़ा थोड़ा। आप मैं जैसे ही इसका नाम लूंगा आप समझ जाएंगे, ये अंतर उष्ण कटिबंधीय, क्या कह रहे हैं हम, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? अभिसरण क्षेत्र है, यानी कि भूमध्य रेखा जो थी उसका ग्रेट सर्किल गर्म वाला स्थान है, जिसे हम ITCZ के नाम से जाना करते हैं, यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। पढ़ा ना हमने, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और ये जो क्षेत्र होता है यह हमेशा वायु जो है ऊपर की तरफ उठ जाती है, और अगर वायु ही किसी स्थान पर नहीं है तो वहां जलराशियां जो है वो बहुत प्रभावित होती है। तो ये चीज हमने देखा।
तो ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है और ये चीज हमें समझ में आ जाना चाहिए कि एक दूसरे से जुड़ी होने के कारण जैसे जेट स्ट्रीम जिसको समझ में आ रखा था उसको वायुदाब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था, और जिसको ये दोनों चीजें समझ में आ रखी है उसको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। इसलिए एक भी लेक्चर को क्या करना है, छोड़ना नहीं है। अब देखो अल नीनो के बारे में मैंने आपको बेसिक जो है वो अलग तरीके से समझा दिया, लेकिन लिखना किस प्रकार से वो देखिए यहाँ पे। अल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है। देखो मैंने इसको कठिन बताया जब अटपटा लगा होगा, लेकिन बुक वाला खुद कह रहा है एक जटिल मौसम तंत्र है। कैसा है? जटिल मौसम तंत्र है, ये बड़ा खतरनाक है। ये क्या, ये पढ़ने में कठिन है इसलिए कह रहा है? नहीं, ये भारत की परिस्थितियां जो है, भारत की स्थिति जो है उसमें जो गरीबी का कारण बन जाता है कई बार, तो किसानों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है अल नीनो, और फायदेमंद कौन है? ला नीनो। ठीक है, तो इसको ला नीना लिखा जाता है। ठीक है, बोलते हैं जब इनको साथ में अल नीनो और ला नीनो बोल देते हैं। आगे देखिए, जो हर 5 से 10 साल के बाद प्रकट होता है, मोस्टली 4 साल माना जाता है इसको, लेकिन 5 से 10 साल के बीच में एक बार तो इसको आना ही होता है, नहीं तो इसकी इज्जत कम हो जाती है ना, तो ये एक बार तो आता ही आता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा और बाढ़ मौसम की चरम अवस्थाएं आती है। तो अलग अलग क्षेत्र में सूखा और बाढ़ जैसी, लेकिन हम भारत के संदर्भ में देख रहे हैं तो भारत के संदर्भ में अल नीनो से हमेशा सूखा ही पड़ता है। क्या पड़ता है? सूखा ही पड़ता है। आप कहोगे सर गर्म हवाएं जब आती है तो आपने कहा कि ऊपर जाती है, फिर वो बादलों के रूप में वाष्प उनके साथ चला जाता है, फिर बारिश होती है। वो तो संवहन प्रक्रिया भारत के अंदर हो पाएगी जब भारत की गर्म हवा के साथ ठंडी हवा मिलेगी, जब वो संवहन प्रक्रिया बनेगी। ऐसे नहीं बनेगी, है ना, इतनी आसानी से बारिश नहीं होती है। इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती है। हम ये कह रहे हैं कि इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय, महासागर का जो पानी है वो गर्म है या ठंडा, ये मैं तो रखता है। इसके अलावा वो वायु का दाब कैसा है, निम्न है या उच्च है। निम्न यानी हवा कम है, उच्च यानी हवा ज्यादा है। ये दोनों चीजें जो है वो मायना रखती है, दोनों चीजें जो है इफेक्ट डालती है किस पे? अल नीनो और ला नीनो पे। अब ला नीना जो है वो आपको बुक में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एग्जाम में लिख के आना है, क्योंकि ये चीज इसके साथ ही चला करती है। अगर हम इसको समझते हैं, इसको अगर समझते हैं तो उसे साथ में लेके चलना चाहिए ताकि चुटकियों में क्लियर हो जाए। पूर्वी प्रशांत महासागर में ये पेरू तट के निकट उष्ण समुद्री, उष्ण यानी गर्म, उष्ण यानी उष्ण लिखा हुआ वो गर्म क्षेत्र है, और वहां पे समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। अब आप कहेंगे कि समुद्री धारा कैसे? मैंने आपको बताया ना, कोई क्षेत्र, अगर किसी क्षेत्र का पानी जो है एकदम गर्म है, ठंडी हवाएं वहां चल रही है, तो वो ठंडी हवाओं के साथ जो जलराशि ठंडी होती हुई चल जाती है, लेकिन वह हवाएं नहीं चल रही है, ताप में अंतर आ जाता है, सूर्य का ताप नहीं पहुंच पाता है। ऐसी स्थितियां अगर क्रिएट हो जाती है तो वो पानी गरम 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 और गरम, फिर स्थिति बन जाती है अल नीनो की। ठीक है, तो ये समुद्री धारा के रूप में होता है, ये हमने देख लिया। अगर समुद्री धारा समझ में नहीं आ रही, देखो ये तो गर्म जलराशि है और वो ठंडी हवा यानी ठंडी जलराशि उसको हम कह सकते हैं, इसलिए इसको समुद्री धारा का नाम दिया गया है। आगे देखें, कैसा शब्द है अल नीनो? स्पेन भाषा का शब्द है। जैसे मौसम जो है ना, मौसम हमने पढ़ा वो पुर्तगाली भाषा का मोनसाको नाम से बना हुआ है, तो वो मौसम के लिए प्रयुक्त हुआ है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है, और का तो होवे या नहीं होवे, लेकिन भारत का बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। अल नीनो भूमध्य रेखा की उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है, यानी अल नीनो जो है वो भूमध्य रेखा उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है। यानी ये समुद्री धारा जो भूमध्य जो रेखा है, जहाँ निम्न वायुदाब बढ़ जाता है गर्मी के कारण, हवाएं ऊपर उड़ जाती है, फिर ऊपर जाती है और वो बारिश का कारण बनती है, ये हमने पढ़ रखा है। अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। अस्थायी रूप से ठंडी और पेरुवियन हम्बोल्ट द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। इसका क्या मतलब है? प्रतिस्थापित का मतलब है कि दूसरी, अगर ठंडे वाले स्थान पे गर्म हवाएं आएगी तो उसको जो है वहां की स्थिति को बदल देगी, और गर्म वाले स्थान पे ठंडी हवाएं और ठंडे वाले स्थान पे गर्म जाएगी, तभी स्थितियां बदलती है। लेकिन हमारे इस क्षेत्र के लिए, हमारे इस भारत के लिए फायदेमंद जो चीज होगी वो कौन सी होगी? वो हमारे लिए फायदे वाली चीज ठंडी हवाएं कहीं से आती है,
तो भारत वैसे ही गर्म है, तो भारत वाले स्थान पे वो प्रवेश करती है, यहाँ के क्लाइमेट को, वेदर को, सीजन को, आदि चीजों को प्रभाव डालती है और उस पर इफेक्ट करते हुए उसमें चेंजिंग लाती है और वो मानसून का कारण बनती है। तो ये हमने देखा, ये धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। यानी पेरू तट के जल का तापमान कितना बढ़ा देती है? 10 सेल्सियस। देखिए आप, इतना तापमान बढ़ गया 10 डिग्री सेल्सियस। अब वहां से 10 डिग्री सेल्सियस की हवा अगर भारत में आएगी तो बताओ वो कैसी स्थिति पैदा कर देती? तो यहाँ भयंकर गर्मी जो है वो होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब हमारी तो पूरी बारिश ही किस पे टिकी हुई है? मानसून पे टिकी हुई है। नहीं तो अगर मानसून नहीं आता है तो 43% क्या हो जाता है? सूखा पड़ जाता है भारत में, और ला नीनो आता है तो बाढ़ आ जाती है। तो मध्य स्थितियां बनी रहनी चाहिए। बाकी बारिश होती कितनी है? बाकी बारिश तो 1-2%, यानी मैं कहूँ कितनी, लगभग दिसंबर के महीने से 2% बारिश होती है मात्र। दिसंबर से लेकर फरवरी में मावट से, दिसंबर से लेकर फरवरी जो महीना है उसमें सिर्फ 2% बारिश जो है भूमध्य सागरीय चक्रवातों से आया करती है। अब ये भूमध्य सागरीय चक्रवात कहाँ से आया ये भी हमें पता होना चाहिए। बारिश, वर्षा किस किस तरीके से भारत में आती है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हुए चल रहे हैं। देखो हमने पढ़ा था ना जेट स्ट्रीम, इसकी बात ज्यादा नहीं करेंगे यहाँ पे। जेट स्ट्रीम हमने आपको बता रखा है कि 110 किलोमीटर गर्मियों के समय में इसकी रफ्तार होती है, और 184 सर्दियों में इसकी रफ्तार होती है। ये जो है समताप मंडल में बहा करती है, लेकिन बात क्या करना है हमें, समताप मंडल में तो ये बहती है, लेकिन कुछ अंश जो है पछवा पवनों के रूप में ये जो है क्षोभ मंडल में बहा करता है। और अक्षोभ मंडल में हम देखें, जिसे ट्रोपोस्फेयर हम कहते हैं, एटमॉस्फेयर का सबसे अच्छा पार्ट माना जाता है, और जिसमें बादल बादल सब बना करते हैं, वो जो स्थिति है उस स्थिति की अगर हम बात करें तो पछुआ पवनें जो है भारत में माहौट की जो सर्दियों में वर्षा होती है वो करने का कार्य करती है। तो ये पेरू तट वाला 10 डिग्री सेल्सियस जो बढ़ना है ना, ये कुछ हजम नहीं हुआ, क्योंकि इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो भारत में कितनी गर्मी होगी। तो 1990 वाली गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 7-8-10 साल में एक बार होता है। 1990 में हुआ, लेकिन काफी समय तक थोड़ा हुआ, फिर ज्यादा असर नहीं हुआ। फिर 2019 में फिर देखने को मिला, अब पता नहीं कब वापिस होगा, इसको हम देखने वाले हैं। इसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं। इसके परिणाम क्या क्या होते हैं? भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति, यानी भूमध्य रेखा वायुमंडल जो है उसमें जो परिसंचरण है उसमें विकृति के कारण होता है। देखिए ये क्षेत्र हमने ग्रेड सर्किल बनाया है यहाँ पे 0 डिग्री वाला, और ये जो क्षेत्र है ये ग्रेड सर्किल वाला क्षेत्र है, भूमध्य रेखा, इक्वेटर या विषुवत रेखा जिसे हम कहते हैं। इस रेखा के ऊपर यहाँ हमेशा सूर्य की किरणें सीधी पड़ा करती है, तो यहाँ हमेशा गर्मी होती है, और गर्मी होने के कारण यहाँ जो दाब होगा वो निम्न दाब होगा। कैसा दाब होगा? निम्न दाब होगा। निम्न दाब का मतलब है कि यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ गई। क्या हो गई? ऊपर उठ गई, और ऊपर उठने के कारण ये स्थान खाली हो गया। जबकि ध्रुवीय क्षेत्र की अगर हम बात करें, इस स्थानों पर या ध्रुवीय स्थानों पर अगर हम देखें तो यहाँ की स्थिति बहुत ज्यादा जो है उच्च वायुदाब, जिसे हम कह सकते हैं उच्च वायु दाब क्रिएट करती है, क्योंकि हवाएं ठंडी है और वायु पर बहुत ज्यादा दबाव, वायु के ऊपर वायु, वायु के ऊपर वायु। और हम ये जानते हैं कि सबसे भारी वायु कहाँ रहती है? वो धरातल के ऊपरले हिस्से में ही रहती है, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि हल्की गैसें जो होती है वो बहिर्मंडल तक पहुंच जाती है, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन। तो ये जो गैसें होती है, उच्च दाब अगर कहीं होगा वायु दाब का तो वो ध्रुवों के ऊपर होगा, पोलर जिसे हम कहते हैं। और भूमध्य जो क्षेत्र है, भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है जिसे हम ग्रेट सर्किल के नाम से जानते हैं, तो इस क्षेत्र में हम हमेशा ही देखेंगे निम्न दाब होगा। तो ये सारी चीजें, यहाँ की हवाएं जो है इस तरफ जाएगी, इधर की हवाएं इस तरफ आएगी। अब यहाँ उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध जो ये है, दक्षिणी गोलार्ध, गोला आधा मतलब आधा, तो दक्षिण में है जो तो दक्षिणी गोलार्ध, और उत्तर में है जो उत्तरी गोलार्ध। अब दक्षिणी गोलार्ध से कोई भी हवा उत्तरी गोलार्ध में जाएगी तो इस ग्रेट सर्किल को पार करते हुए जाएगी, तो उसकी दिशा ही बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? दक्षिण गोलार्ध की हवा जो है, जिसे हम व्यापारिक पवनें कहते हैं, इसमें हमने चर्चा की है पहले भी। दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में जाएगी उसकी स्थिति दाईं ओर मुड़ जाएगी, और उत्तरी गोलार्ध की हवाएं जैसे ही व्यापारिक पवनों के रूप में भूमध्य रेखा को क्रॉस करते हुए दक्षिण गोलार्ध में आएगी, वो बाईं तरफ मुड़ जाएगी। किस तरफ मुड़ जाएगी? बाईं तरफ मुड़ जाएगी। और ऐसा जो है
ऐसा जो है अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसे हम ITCZ कहते हैं, जिसे इंटर नाम से भी हम जाना करते हैं, उसके कारण ऐसा होता है, उष्ण गर्मी क्रिएट हो जाती है उनमें और वो स्थितियां बदल देती है। मैं आपको ऑल ओवर ये समझाना चाहता हूं कि भारत में वर्षा जो होती है उसको कौन कौन प्रभावित कर रहा है। जेट स्ट्रीम प्रभावित कर रहा है, प्रशांत महासागर वाली ये जो अल नीनो और ला नीनो हमने पढ़ी ये प्रभावित कर रही है, इसके अलावा वायुदाब कैसा है उस क्षेत्र का वो प्रभावित कर रही है। ये सारी चीजें, भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहीं होती है तो पश्चिम घाट के क्षेत्र में होती है, और जो पश्चिमी राजस्थान है वह कम हुआ करती है। उसके पीछे का लॉजिक अगर हम देखें तो मानसून है, भारत में मानसून जो है वो केरल से प्रवेश करता है 1 जून को, और 10-12 जून के आसपास तक वो कोलकाता और मुंबई के आसपास तक पहुंच जाता है, और सितंबर में वो लौटना, जिसे हम प्रत्यावर्तन कहते हैं, लौटना शुरू कर देता है, और अक्टूबर में आते आते तो पूरा लौट जाता है। तो भारत में जो ऋतुएं हैं वो भी इस हिसाब से बनेगी। ये बारिश इस समय आएगी तो ये वर्षा ऋतु हो गई, इस समय गर्मी होती है तो ये गर्मी की ऋतु हो गई। तो ये जो ऋतुएं होती है, ये जो मौसम होता है, ये जो जलवायु होती है, इस पे ये एक दूसरे पर असर डालती है। अब हम मानसून पढ़ रहे हैं तो उन तीनों की बात कर रहे हैं, जलवायु, मौसम और ऋतु की। अगर हम मौसम पढ़ रहे हैं तो जलवायु, ऋतु और मानसून की बात कर रहे थे, और अगर हम जलवायु पढ़ रहे हैं तो बाकी तीनों की बात करेंगे। यानी जिसको पढ़ेंगे हम उसके इर्द गिर्द घुमा करती है, यानी ये एक दूसरे के आधार है, एक दूसरे पर टिकी हुई है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये जो अल नीनो जो शब्द है, वैसे तो एक सुपर कंप्यूटर के नाम पे इसको रखा गया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये नाम जो वहां के मछुआरे थे उन्होंने दिया था, क्योंकि ये स्थिति जब भी होती है तो अधिक ताप के कारण वहां की मछलियां वगैरह मर जाया करती है, तो अधिक ताप के कारण वहां मछलियों की कमी आ जाती है। कई बार कई जगह ये पूछा गया कि मछलियों की कमी क्यों आ जाती है प्रशांत महासागर के उस क्षेत्र में, तो वह ताप बढ़ जाता है और अल नीनो की स्थितियां हो जाती हैं। आगे क्या लिख रहा है, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता। भाई ये स्थिति अल नीनो की क्यों बनती है, इसमें निम्नलिखित परिणाम तो होते ही है, लेकिन ये स्थिति बनती क्यों है, इसके कारण भी और परिणाम भी यही है। कैसे? ज्यादा हीट क्रिएट होगी, हवाओं का जो संचालन है, वो ताप का जो अंतर है, वो हवाओं का जो अंतर है, वो उसमें घटत बढ़त हो जाती है, समुद्री जल का वाष्पीकरण नहीं हो पाता, तो वो गर्म ही गर्म होता रहता है। पलवक की मात्रा में कमी, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाती है। पलवक की मात्रा की कमी यानी कि कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही। पलवक का मतलब यहाँ क्या है, पलवक का मतलब यहाँ है कि समुद्र का जो पानी है वो जलराशि के रूप में आगे जा ही नहीं पा रहा, वो ठंडा हो ही नहीं पा रहा, वो गर्म ही गर्म है, इसलिए मछलियों की कमी आ रही है और पलवक की मात्रा में कमी आ जाती है। इस प्रकार की स्थितियां हमें कहीं देखने को मिलती है। तो प्रशांत महासागर के पेरू तट का असर भारत पर दिखाई देता है, ये अल नीनो है। कमेंट बॉक्स में प्रत्येक बच्चा मुझे ये बताएगा कि क्या आपको अल नीनो और ला नीनो में अंतर पता है, क्या आपको जेट स्ट्रीम के बारे में पता है, क्या आपको वायुदाब के बारे में पता है, आपको यह पता है कि वायुदाब, वायु संचरण, वायु संहिता तीनों अलग अलग चीजें हैं और तीनों में क्या अंतर है, ये मुझे जरूर बताएं ताकि पता चले, क्योंकि ऐसी कई लॉजिक वाली चीजें जो अगला लेक्चर हम पढ़ेंगे उसमें भी आएगी। इसके अलावा एक बहुत खतरनाक चीज हमने पढ़ी जिसे ITCZ हम कह रहे हैं। तो ये 4-5 चीजें इस चैप्टर में थोड़ी अलग तरह से आई है और हमें इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आगे देखिए, अल नीनो का शाब्दिक अर्थ है बालक ईसा। क्या नाम है इसका? बालक ईसा। तो उसका क्या नाम था? वो अल नीनो जो है उसकी सिस्टर है ला नीना, उसको कहते हैं अल नीनो की सिस्टर कहा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, किताबों में भी ये NCERT भी इसको मानती है, क्योंकि ये धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास, क्रिसमस जो होता है उसके आसपास होती है, यानी 25 तारीख के आसपास, 25 दिसंबर के आसपास होती है, इसलिए इसको बालक ईसा के नाम से जाना जाता है। ये नाम मछुआरों ने दिया था अल नीनो तो, लेकिन ये बालक ईसा तो आज के नए नए जो भूगोलवेत्ता आते हैं वो नाम देते रहते हैं। क्या आसपास नजर है? पेरू दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर गर्मी का महीना होता है। अगर दक्षिणी गोलार्ध में हम देखें तो दिसंबर में क्या होती है? गर्मी। ये बहुत छोटी सी चीज है, कभी एक लेक्चर लेके मैं आपको समझा दूंगा। सूर्य किरणें इस प्रकार से पड़ती है, पृथ्वी घूमती रहती है। मैंने एक ट्रिक बताई थी, पप्पू, किस किस को याद है? पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घुमा करती है, सूर्य किरणें उसके ऊपर सीधी पड़ती है, तो जैसे जैसे वो घूमती है तो जो है एक स्थान पर ठंड और एक स्थान पर गर्मी, इसीलिए मौसम चेंज हुआ करता है। तो दक्षिण गोलार्ध में दिसंबर में क्या रहेगी, याद रखें आप, हमेशा दिसंबर में गर्मी रहेगी। कंफ्यूज नहीं होना है, हमारे यहाँ दिसंबर में सर्दी होती है और सर्दी में हमारी जो बारिश होती है उसको हम माउट कह रहे हैं।
भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्व अनुमान के लिए अल नीनो का उपयोग किया जाता है। मानसून की लंबी अवधि जो होती है उसका पूर्व अनुमान लगाने के लिए अल नीनो को देखा जाता है। वहां की स्थितियां कैसी, उससे पता चल जाता है कि भारत में जो है इस साल बारिश कैसी, दिसंबर में पता चल जाता है। अगर दिसंबर में प्रशांत महासागर में पेरू तट पे अल नीनो आ गया, अब अल नीनो कोई भेड़िया नहीं, आप सोचो कोई शेर आ गया, टाइगर आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। अल नीनो एक स्थिति है जो क्या करती है, वहां के पानी को गर्म ही रखती है और वहां की हवाएं भारत में आती है तो यहाँ का मानसून प्रभावित हो जाता है, यहाँ वर्षा नहीं हो पाती, तो इसको कहते हैं अल नीनो का आना, है ना। तो ऐसा नहीं लिखा अल नीनो एक भेड़िया है जिसका डर भारत में बना रहता है ना, ऐसी स्थितियां नहीं है। अल नीनो एक जलधारा की प्रक्रिया है जो मानसून को प्रभावित करती है। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्व अनुमान के लिए अल नीनो का उपयोग किया जाता है। 1990 और 1991 में अल नीनो का प्रचंड रूप तांडव देखने को मिला, इसका बड़ा खतरनाक रूप इसको देखने को मिला और भारत पूरा ही सूखाग्रस्त हो गया, क्योंकि हम जानते हैं 43% बारिश किससे होती है, इससे होती है, ठीक है। इसके कारण देश के अधिकतर भागों में मानसून के आगमन में 5 से 12 दिनों की देरी होगी। 5 से 12 क्या, मैं तो ये कहता हूं कि बहुत कम बारिश होती है उस समय और स्थितियां पूरी तरह से बदल जाती है, कंट्रोल में ही नहीं होती है स्थितियां ना। तो ये हमने आज जो पढ़ा था, ये हमारा मानसून जो है वो किस पर टिका हुआ है, इसके लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप लिखोगे कमेंट में वो 2 शब्द कौन से थे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम ऋतु पे बात करने वाले हैं। बहुत आसान चैप्टर का भाग जो है वो बचा है, कठिन भाग हमने पूरा कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं।